तो मूवी की स्टार्टिंग होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाते हुए। वहाँ पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि किसी ऐसे आदमी का इंतजार कर रही होती है जो कि वेपन्स को डील करता था और उसका नाम था टॉनी। फिर कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि टॉनी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर टॉनी उस आर्मी को एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि ये हम लोगों ने बनाया है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक मिसाइल ही पूरी कंट्री को तबाह करने के लिए काफी है। और फिर वहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दरअसल टोनी यहाँ पर आर्मी से कोई डील करने आया था और इस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। वहाँ पर मौजूद सारी की सारी आर्मी टोनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उन आर्मी को फायर करके मार देते हैं। टोनी अपनी जान बचाकर गाड़ी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बॉम्ब पड़ा होता है जिसके फट जाने से वो काफी जख्मी हो जाता है। अब हमें एक दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। दरअसल जो कंपनी ये चला रहा था ये इसके फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जिस जगह अवार्ड दिया जा रहा था टोनी वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। अब अगर टोनी वहाँ पर नहीं था तो वो कहाँ पर था? वो था एक कैसीनो में। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था। वो उसे उसका अवार्ड देता है तो वो कहता है कि यार मैं इसे कहाँ रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। वो अवार्ड वो लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है और टोनी से कहती है कि क्या आप सेटिस्फाई हैं कि आप नए नए वेपन्स बना रहे हैं और वो इतने खतरनाक हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं, बल्कि पूरी कंट्री ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन्स ना बनाएं तो लोग हमें ही मार डालेंगे। उसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ स्पेंड करते हैं और फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और टोनी अपने प्राइवेट जेट से होता हुआ अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो वह देख के काफी हैरान होता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगी हुई हैं। वो होश में आकर अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो वो आदमी उसे बताता है कि जब तुम्हारे साथ वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो उसके कई पीसेस तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए। वो इतने छोटे पीसेस थे कि हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते थे। अब इसका एक ही हल था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सकें, तो इस वजह से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं। तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता चलता है कि टॉनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर रखा है और तभी वहाँ पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल काफी पसंद आया और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और बस जैसे ही तुम मुझे मिसाइल दे दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तो टोनी कहता है कि हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है। तो टोनी के साथ खड़ा हुआ आदमी उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ तुम्हारे साथी इवन आर्मी भी नहीं तुम्हें ढूंढ सकती। अब ये आदमी था कौन? दरअसल ये आदमी भी वेपन्स बनाया करता था और इन्हें भी यही लोग लेकर आए थे यहाँ पर। अब टोनी और वो डिसाइड करने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि यहाँ से बाहर जाना लग तो इम्पॉसिबल रहा था, लेकिन वो फिर भी ट्राई करना चाहते थे। वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, तो टोनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं, बस एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम कोई ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम लोग बाहर निकले और वो हम पे शूट करें तो हम पे कोई असर ना हो और हम फौरन से भाग जाएं। वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्ट की थी। अब उसको ढूंढना होगा ताकि उसको यूजफुल बनाकर हम यहाँ से बाहर जा सकें, लेकिन उस सूट के लिए इनको बहुत हाई पावर्ड बैटरी चाहिए थी जो कि उस सूट को रन भी कर सकती। दूसरी तरफ लीडर को तो यही लग रहा होता है कि शायद ये लोग मेरे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, तो वो उसको मटेरियल भी देता रहता है, क्योंकि वो नहीं जानता होता कि मिसाइल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। लेकिन जल्द ही जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर उस लीडर तक भी पहुंच जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को जो कि टोनी के साथ इस सूट बनाने में हेल्प कर रहा था काफी इंजर्ड कर देता है। टोनी अपना वो सूट पहनता है और उसमें सारा सिस्टम डाउनलोड करता है, उसमें वो पावर भी ले आता है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मारने लगता है और उस केव से बाहर आ जाता है अपना वही ड्रेस पहनकर। टोनी वहाँ से निकलकर सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय करता है और अपने ड्रेस में ही मौजूद रॉकेट लॉन्चर से वहाँ से फ्लाई कर जाता है। अब वो गिरता है एक डेजर्ट में, जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस उसी जगह पर ले आती है जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। वहाँ पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं।
जिन्होंने उनके साथ मिलकर ये वेपन कंपनी खोली थी। टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि टोनी पूरे मीडिया से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उनको भी वेपन्स बना कर दूं। मैंने ये सोचा है कि मेरे वेपन्स इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग भी मेरे वेपन्स को हासिल करके जंग करना चाहते हैं, वॉर करना चाहते हैं, और मैं ये सब नहीं चाहता। इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ, और एटलीस्ट अगर कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे वेपन्स कभी नहीं बनाने वाला। तो वो आदमी जो टोनी के फादर का फ्रेंड था, वो सारे लोगों से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है और ये सेंसेस में नहीं है। ये भी उदास है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी टोनी के पीछे पीछे आता है। वो टोनी से कहता है कि आखिर हुआ क्या, तुम अफगानिस्तान से कैसे बचकर निकले और तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी हेल्प से मैं बाहर निकला, क्या तुम भी देखना चाहोगे। तो वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो टोनी अपनी शर्ट खोलता है और अपनी चेस्ट पर वो दिखाता है, यानी उस आयरन सूट का कुछ हिस्सा। वो आदमी ये चीज देख के कहता है कि ये तो लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। हम इससे काफी अमीर हो सकते हैं और इससे हमें काफी प्रोग्रेस मिल सकती है। लेकिन टोनी नहीं मानता और फिर जाता है अपनी सेक्रेटरी के पास। वो उससे कहता है कि मेरी चेस्ट में जो टूल लगा हुआ है, मैंने इससे ज्यादा एडवांस टूल बना लिया है, उसे प्लीज उसके साथ चेंज कर दो। तो वो लड़की टोनी से पूछती है कि ये क्या करता है। तो टोनी उसे बताता है कि मेरी बॉडी में कुछ मेटल पीसीज हैं, ये उनको मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में और ज्यादा पावर और एनर्जी बनाता है। दूसरी तरफ डेजर्ट में उन अफगानिस्तान के टेररिस्ट को उस सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, जिसे वो लोग जोड़कर पता लगा लेते हैं कि असल में चीज क्या है। और उधर टोनी भी एक नए ड्रेस बनाने की कोशिश में होता है। उसने उस ड्रेस में और ज्यादा अच्छे रॉकेट लॉन्चर्स लगा रखे थे जो उसे उड़ने में मदद देने वाले थे। अब वो अपनी ड्रेस में लगे सिस्टम को ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है तो उसके ड्रेस में बर्फ जमने लगती है सर्दी की वजह से, और उसके सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे आकर गिरता है। जैसे ही वो नीचे आ रहा होता है तो वो अपने सिस्टम को दोबारा से ऑर्डर देता है, क्योंकि अब उस पर से बर्फ मेल्ट हो रही थी, और वो दोबारा से उड़ जाता है। फिर घर आकर वो ड्रेस में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने में वो ड्रेस ना जमे, और टेबल पर उसकी सेक्रेटरी ने उस पुराने टूल पर कुछ लिख के उसके लिए रखा होता है, जिसे देख के वो काफी खुश होता है। फिर शाम को हम देखते हैं कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डांस करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं कि तभी वहीं पर वो रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो कहती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया, उस जैसे कई मिसाइल अब अफगानिस्तान खुद बना रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है या तुमने ऐसा कुछ करने को कहा है। टोनी एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे लगता है कि हो ना हो ये काम उसी आदमी का है जो कि उसके फादर का दोस्त था, यानी उस कंपनी का शेयर पार्टनर। टोनी सीधा उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या वाकई में तुमने वो मिसाइल वहां पर भेजा है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी कहता है क्या तुम्हें पता भी है वहां पर जो टेररिस्ट हैं वो लोगों को कितना मार रहे हैं, और तुमने उन्हीं टेररिस्ट की मदद कर दी, हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर टोनी घर आ जाता है और खुद ही कुछ करने का ट्राई करता है। टोनी अपने ड्रेस को बहुत एडवांस बना लेता है। उसमें उसने हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर दी थी जो कि फायर भी कर सकती थी और छोटे छोटे रॉकेट्स भी शूट कर सकती थी। टोनी फौरन से वो ड्रेस पहनकर अफगानिस्तान जाता है। वहां पर जाकर वो सब आदमियों से लड़ता है, इवन उन टेररिस्ट के लीडर से भी, और फिर अपने ड्रेस से एक छोटा सा रॉकेट वहां पर छोड़ता है जिससे वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां की एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने उस दोस्त को कॉल करता है जो कि इसे अवार्ड देने कैसीनो आया था। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं ही हूँ जिसने ये सारा ब्लास्ट किया है, तो प्लीज तुम इस मैटर का ख्याल रख लेना। फिर जब उससे पूछा जाता है कि ये अटैक्स किसने किए, तो वो कहता है कि हो सकता है कई दुश्मनों ने मिलकर ये अटैक किया हो, यानी वो ये बात टोनी पर नहीं आने देता। अब जब टोनी के फादर का दोस्त ये बात सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे कोई अटैक करके गायब हो सकता है। वो फौरन से अफगानिस्तान जाता है और वहाँ के टेररिस्ट से बात करता है। तो वो टेररिस्ट कहते हैं कि हम जान चुके हैं कि काम किसका है, लेकिन हम तब तक खामोश हैं जब तक हम पूरी बात का न पता लगा लें।
ये आयरन मैन ही है क्योंकि हमें डेजर्ट से उसके ड्रेस के कुछ पार्ट्स मिले हैं। वो टेररिस्ट उस आदमी से कहते हैं कि अगर तुम हम लोगों को पैसे दे दो तो मैं सूट का डिजाइन तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन टॉनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उन लोगों को डरा धमकाकर वो ड्रेस अपने साथ ले आता है। टॉनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना ड्रेस किसी ने चुरा लिया है। वो फौरन से अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उससे कहता है कि कैसे भी करके मुझे उसको रोकना होगा कि कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वो मेरा नाम, मेरी आइडेंटिटी यूज करके हर जगह तबाही फैलाए। अब टॉनी की सेक्रेटरी उस आदमी के ऑफिस जाती है, यानी वही आदमी जो टॉनी के फादर का दोस्त है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से कॉपी करने लगती है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि यही वो आदमी था जिसने टॉनी को किडनैप करवाया था उन टेररिस्ट से, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि टॉनी का इस कंपनी में जरा सा भी शेयर हो। ये सुन के वो काफी हैरान होती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वह डेटा चुरा रही थी, लेकिन उसे बातों में लगा के वहाँ से चली जाती है। अब वो आदमी भी इतना कोई इनोसेंट नहीं था, उसे पता चल जाता है कि ये लड़की मेरे कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा गई है। जब वो लड़की सारी इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से निकल रही होती है तो एक आदमी आता है और कहता है कि आप टॉनी को जानती है ना, कि आप टॉनी से मेरा इंटरव्यू करा देंगी, मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं, कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। और दूसरी तरफ टॉनी के फादर के फ्रेंड को भी अजीब अजीब फील हो रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि टॉनी अब कितना पावरफुल है और उसे पता चल चुका है कि इस सारी गेम के पीछे मेरा ही हाथ है। उस आदमी ने कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है वही टूल बनाने के लिए जो कि टॉनी की चेस्ट में था, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जो टूल ये बनवा रहा था उसका साइज काफी बड़ा था, लेकिन उसको कंप्लीट होने में भी टाइम था। तो ये जाता है टॉनी के घर काफी गुस्से में। वो टॉनी की बॉडी को डीएक्टिवेट करके उसकी चेस्ट में से वो टूल, यानी जो उसका हार्ट था, वो ले जाता है, जिसकी वजह से टॉनी बहुत डाउन फील करने लगता है और उसके बगैर वो ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं था। कि तभी टॉनी को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना टूल भी दिया था। वो फौरन से उसको लगा लेता है और अपना ड्रेस दोबारा से अपनी बॉडी पर ले आता है। अब टॉनी के फादर का फ्रेंड तो टॉनी का वो टूल लेके जा चुका था। उसने अपने पास काफी बड़ा आयरन जायंट बना रखा था जिसका वो नाम रखता है आयरन मॉन्गर। वो आदमी वो टूल जो टॉनी की चेस्ट से निकाला गया था उसके अंदर डाल देता है, जिससे वो एक्टिवेट होने लगता है। उसमें कई पावर्स आ जाती हैं, लेकिन इतनी ही देर में असली आयरन मैन भी वहां पर पहुंच चुका था और अब इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि अभी तक ये सूट पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, यानी अभी भी ये कई ज्यादा हाइट पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। वो फौरन से ऊपर उड़ने लगता है ताकि आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करे, और जब वो लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो आयरन मॉन्गर का ड्रेस जमने लग जाता है, फ्रीज होने लग जाता है और वो अजीब सा हो थोड़ा डल होके नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी नीचे आते ही वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लगता है। अब ये दोनों पता है कहाँ आकर गिरते हैं? उसी लैब पर जहाँ पर ये बहुत बड़ा टूल बनाया जा रहा था। इस टूल को उसी आदमी के साइंटिस्ट बना रहे थे जो टॉनी के फादर का फ्रेंड था। अब आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को फौरन से कहता है कि तुम ये टूल एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से फौरन से भाग जाऊंगा और इसका सारा का सारा इफेक्ट इस आयरन मॉन्गर पर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं जानता होगा कि टूल स्टार्ट होने वाला है। वो लड़की ऐसा ही करती है, उसमें काफी ज्यादा रेज निकलती हैं जो कि आयरन मॉन्गर के गिर्द आ जाती हैं और इन रेज की वजह से आयरन मॉन्गर मारा जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टॉनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सारे उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या आप ही हो आयरन मैन। तो उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि नहीं, आपने ये नहीं कहना, आपने ये कहना है कि उसमें आपका बॉडीगार्ड था और उन दोनों में आप इसमें कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से लड़ाई हो रही थी और आपके फादर के फ्रेंड भी नेचुरल डेथ मरे। लेकिन टॉनी वो स्क्रिप्ट उठा के सब लोगों के सामने चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसके कान में कहता है कि जो भी बात सच है वही बोलिएगा। आयरन मैन सबके सामने बोल देता है, आई एम आयरन मैन। यानी अब सबको पता चल चुका था कि असली आयरन मैन टॉनी ही है। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 1 यही खत्म हो जाता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आयरन मैन पार्ट 2। अब जहाँ पर पार्ट 1 का एंड हुआ था वहीं से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। वही न्यूज के टॉनी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वही आयरन मैन है, किसी के टीवी पर चल रही होती है और जो आदमी इसको देख रहा होता है उसका नाम इवैन होता है। ये न्यूज देखते ही इवैन के फादर की डेथ हो जाती है। तो इवैन कहता है कि मैं आयरन मैन से बदला लेके जरूर रहूंगा। तो वो भी एक छोटा सा टूल तैयार करता है जिससे वो अपना ड्रेस बनाने वाला था, क्योंकि वो आयरन मैन से फाइट करने लगा था। अब कई दिन बाद इवैन का ड्रेस तैयार हो जाता है और वो उसे नाम देता है व्हिप लैश।
उसमें ये पावर थी कि वो किसी भी मेटल को काट सकता था। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने गुजर जाते हैं और टोनी कुछ लोगों से स्पीच कर रहा होता है। उसने अपना वही ड्रेस पहना होता है। वो बताता है कि मेरे फादर का ये ड्रीम था कि वो एक सिटी बनाए जिसमें एडवांस बिल्डिंग्स हो और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो तो अपना ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाए। अब मैं उनका ये ड्रीम पूरा करूंगा। और वो अपना ड्रेस सबको दिखाता है कि ये ड्रेस मेरी हेल्प करेगा। टोनी ये सब बातें करके वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। वो टोनी से कहते हैं कि आपसे कुछ लोग कुछ बातें पूछना चाहते हैं। वो सब लोग ये चाहते हैं कि आप सुबह कोर्ट में आए। वो आपके ड्रेस के बारे में आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब टोनी कोर्ट जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो आर्मी है। कोर्ट के सेनेटर उसे कह रहे होते हैं कि सूट तो तुमने काफी अच्छा बनाया है, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। ये आर्मी को दे दो क्योंकि वो अपने सोल्जर्स की काफी अच्छी ट्रेनिंग कर सकती है इससे। तो टोनी कहता है कि नहीं, वो ड्रेस मैंने बनाया है, मेरी मेहनत लगी है उसमें, मैंने उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और मुझे ही उसको यूज करना आता है। वो मेरा ड्रेस है और मैं ही आयरन मैन हूँ। नो वन कैन बी आयरन मैन। कोई आयरन मैन नहीं बन सकता मेरे अलावा। वहाँ पर टोनी का वही ब्लैक दोस्त भी होता है, लेकिन इस पार्ट में उसका फेस चेंज है, यानी किसी और को टोनी का दोस्त बना दिया गया है, लेकिन कैरेक्टर वही है। वो भी सेम बात कहता है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये ड्रेस वाकई बहुत डेंजरस है और ये आर्मी के पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी टोनी नहीं मानता। फिर वहाँ पर एक वेपन एक्सपर्ट भी आता है जो कि सेम बात बोलता है, लेकिन टोनी कहता है कि मैं तुम लोगों में से किसी की बात नहीं सुनने वाला। टोनी उन सब से कहता है कि मैं जानता हूँ आप लोगों को ऐसा करने के लिए किसने कहा है। इनफैक्ट वो आदमी इसलिए चाहता है कि आप लोग मेरा ड्रेस ले लें क्योंकि वो खुद ऐसा ड्रेस नहीं बना पा रहा। उसने मेरी कॉपी करके कई ज्यादा ड्रेसेस बनाए हैं, लेकिन वो उस काम के नहीं जो कि मेरा ड्रेस है। तो आप लोग उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? मैं आपको प्रूफ्स भी दिखाता हूँ। और टोनी फिर उनको प्रूफ्स भी दिखाने लगता है कि वाकई वो आदमी कैसा है। वो कहता है कि इतना बड़ा वेपन मेकर मेरी ड्रेस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे? इसे सिर्फ मैं चला सकता हूँ और मैं जानता हूँ ये किसी को नुकसान नहीं देगा। सबको उसकी बात अच्छी लगती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान अपना व्हिप्लैश ड्रेस कंप्लीट कर चुका होता है और अब वो चाहता था कि वो डायरेक्ट जाकर आयरन मैन से लड़ाई करे। दूसरी तरफ टोनी भी अपने ड्रेस को चेक कर रहा होता है। उसकी ड्रेस में एक ऐसा कोर होता है जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल था, लेकिन यूजफुल होने के साथ साथ वो काफी खतरनाक भी था। उसकी वजह से टोनी की बॉडी में काफी पॉइजन फैल रहा था। उसी दौरान टोनी इस सोच में भी पड़ जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा। तो वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बनाता हूँ। ये कंपनी अब से तुम्हारे अंडर है, तुम जिसको चाहो हायर करो। फिर टोनी की सेक्रेटरी जो कि अब उस कंपनी की सीईओ थी, एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, लेकिन वो लड़की किसी कंपनी की एजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि कार रेस हो रही होती है और उसमें टोनी ने भी पार्टिसिपेट किया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इवान यानी व्हिप्लैश आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी 2 हिस्सों में टूट जाती है। ये न्यूज टीवी पर टोनी की असिस्टेंट यानी वो सीईओ भी देख लेती है और उसके बॉडीगार्ड से कहती है कि हमें फौरन उसकी मदद के लिए जाना होगा। वो दोनों जाते हैं और टोनी को उसका ब्रीफ केस देते हैं जिसके अंदर वो आयरन मैन वाला ड्रेस होता है और टोनी उसको पहन लेता है। अब आयरन मैन में और व्हिप्लैश में काफी लड़ाई होने लगती है, लेकिन आयरन मैन जो भी अटैक्स कर रहा था व्हिप्लैश उनको रोके जा रहा था और कई देर तक ऐसे चलता है। लेकिन तभी आयरन मैन व्हिप्लैश पर जोरदार अटैक करता है जिससे फाइनली व्हिप्लैश को डिफीट हो जाती है। व्हिप्लैश को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी पुलिस स्टेशन जाता है इवान से ये पूछने के लिए कि उसने उस पर अटैक क्यों किया। वो आगे से चुप रहता है तो टोनी उससे कहता है कि वैसे तुम्हारी टेक्नोलॉजी थी बड़ी कमाल की, तुम अगर ये आर्मी को बेच देते तो तुम काफी अमीर हो सकते थे। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी आता है जो कि सेम टू सेम इवान के जैसा था, इवन उसका यूनिफॉर्म भी। वो दरअसल जेल में इसलिए भेजा गया था ताकि उसको मरवाकर लोगों को ये शो किया जा सके कि इवान मर चुका है। और एक आदमी जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था असली इवान को रेस्क्यू कर लेता है, वहां से निकलवा लेता है। सबको यही लग रहा था कि इवान मारा जा चुका है क्योंकि उन्होंने वहां पर ब्लास्ट करवा के नकली इवान को मरवा दिया था। वो गैंगस्टर किसी इंडस्ट्री का ओनर था और टोनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो ये चाहता था कि वो भी आयरन मैन के ड्रेस की तरह कई ज्यादा ड्रेसेस बनाए और पूरी आर्मी बनाए उनसे। उसने इवान को भी इसीलिए छुड़वाया था। दूसरी तरफ टोनी के ड्रेस का वो कोर उसे काफी सता रहा होता है। वो उसकी चेस्ट में मुसलसल पॉइजन पहुंचा रहा था जिससे उसे फील हो रहा था कि अगर उसने कुछ ना किया जल्द तो वो मारा जाएगा। लेकिन इस बात की फिक्र ना करते हुए वो अपनी बर्थडे पार्टी रखता है और उसमें डांस कर रहा होता है कि तभी उसका वो ब्लैक फ्रेंड आता है और उसे कहता है कि आर्मी का ऑर्डर है कि कल तुम्हें या तुम्हारे ड्रेस को उनके सामने लाया जाए। वो आदमी भी टोनी से अब तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम अपना ड्रेस पहन के पार्टी कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि कितना खतरनाक है, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं सुनता। तो वो भी टोनी का पुराना ड्रेस पहन कर आ जाता है
और उन दोनों में अब काफी ज्यादा फाइट होती है। दोनों ने ही आयरन के ड्रेसेस पहने रखे थे और दोनों चाहते थे कि किसी न किसी तरह एक दूसरे को हरा दें ताकि पहला जीत जाए। अब दोनों अपने अपने हाथ से लेजर निकालने लगते हैं और एट अ टाइम लेजर निकलने से दोनों लेजर्स आपस में टकरा जाती हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जहाँ पर ब्लास्ट होता है और टोनी की बर्थडे पार्टी हो रही होती है वो जगह कोई और नहीं बल्कि टोनी की कंपनी होती है। अब वहाँ से टोनी का पुराना ड्रेस लेके वो ब्लैक फ्रेंड तो चला जाता है, लेकिन टोनी वहीं पर नशे की हालत में होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आंख वाला आदमी टोनी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फादर क्या क्या करना चाहते थे और तुम क्या कर रहे हो, तुम नशा करके इधर उधर फिरते रहते हो। तो टोनी कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो, तुम होते कौन हो ऐसे बोलने वाले। तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो लड़की जो तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सीक्रेट एजेंट है और तुम्हारी सारी बातें सारी रिपोर्ट से मुझे देती रही है। फिर वो आदमी ये भी कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा अच्छा एक ड्रेस बनाओ जिससे पूरी दुनिया को फायदा हासिल हो और मेरे पास तुम्हारे फादर की कुछ चीजें भी हैं, चाहो तो उन्हें मेरे से ले सकते हो। टोनी उस एक आंख वाले आदमी के पास से वो सारी चीजें ले आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर जो सिटी बनाना चाहते थे वो उस टूल की मदद से बनाई जा सकती है। वो उस पर पूरी तरह से रिसर्च करने लगता है। वहां पर उसको कोर का पूरा डिजाइन भी नजर आ जाता है। वो उस पर थोड़ी सी और रिसर्च करता है और काफी चेंजेस करने के बाद बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल बना लेता है और फिर उसी टूल से वो एक नया ड्रेस तैयार करता है जिसको वो नाम देता है मार्क 6। और साथ ही उसे इवेंट की कॉल भी आती है जो कहती है कि मैंने तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर एक काफी अच्छा ड्रेस तैयार कर लिया है। मैं वेट करूंगा उस दिन का जब तुम और मैं आमने सामने होंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। मैं आप लोगों को राज बताती हूँ कि इन लोगों ने वो ड्रेस किस तरह से तैयार किया। टोनी का वो पुराना ड्रेस जो कि टोनी का दोस्त आर्मी के पास ले गया था, उस ड्रेस में इवान ने और टोनी के दुश्मन ने कुछ चेंजेस किए और उसको और ज्यादा एडवांस बना दिया कुछ टेक्नोलॉजीज की मदद से, जो कि बहुत सारी वॉर्स लड़ सकता था और फाइट कर सकता था। अब दूसरी तरफ टोनी का दुश्मन लोगों से स्पीच कर रहा होता है कि मैंने आयरन सोल्जर्स बनाए हैं क्योंकि अब आयरन आर्मी का दौर है। दूसरी तरफ टोनी को भी पता चल जाता है कि इवान किसी के साथ सच्चा नहीं है, तो वो जाता है अपने उसी दुश्मन के पास, उसी इंडस्ट्री के ओनर के पास, और उसे जाके कहता है कि इवान तुम्हारे साथ धोखा करेगा, वो तुम्हारी सारी आर्मी को अपने कब्जे में कर लेगा और उस सिटी पर अटैक कर देंगी। और ऐसे ही होता है, इवेंट देखते ही देखते सब सूट्स को अपने काबू में कर लेता है और उस वॉर मशीन को भी, जो कि इन लोगों ने नई टेक्नोलॉजीज के साथ तैयार की थी। वही ड्रेस जो कि टोनी का पुराना ड्रेस था। टोनी उस इंडस्ट्री के ओनर से कहता है कि मैंने कहा था ना, जाओ अब अपने सोल्जर्स को कंट्रोल करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो वो सीक्रेट एजेंट वहां पर पहुंचती है जहां पर इवान इन सारे आयरन सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो सारे के सारे अपना कंट्रोल खो चुके थे। तभी वहां पर आता है टोनी जो कि अब आयरन मैन बन चुका था। वो आते ही अपनी पावर्स का यूज करता है और सारे आयरन सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है व्हिप्लैश जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आया था अपने उसी ड्रेस में। टोनी यानी आयरन मैन उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था क्योंकि व्हिप्लैश अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अब वो जानता था कि आयरन मैन का मुकाबला कैसे करना है। तभी टोनी को याद आता है कि जब उसकी और उसके ब्लैक फ्रेंड की लेजर आपस में टकराई थी तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो अपने उस फ्रेंड से कहता है कि हम वो एक्सपेरिमेंट दोबारा से करते हैं। अब वो दोनों ऐसे ही करते हैं और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। व्हिप्लैश वहीं पर मारा जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी के पास वही एक आंख वाला आदमी आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें गुड न्यूज दूं, तुम्हारा जो आयरन मैन वाला ड्रेस है उसको एवेंजर्स ने अप्रूव कर लिया है, यानी अब वो एवेंजर्स टीम में यूज होगा। लेकिन आई एम सॉरी, तुम उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ पीछे से काम करना होगा। तो टोनी कहता है कोई मसला नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग, लेकिन मुझे इस बात का क्रेडिट चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट के सेनेटर टोनी यानी आयरन मैन को और उसके ब्लैक फ्रेंड को मेडल देते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू, आपने पूरी दुनिया को बचा लिया। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 2 यहीं खत्म हो जाता है। तो अब बारी है पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन की। तो मूवी का स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए जहाँ पर एक लेडी उसे बता रही होती है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें बहुत सारी पावर्स हैं। इवन वो लोग जो डिसेबल हैं, माजूर हैं, वो भी अपनी पावर्स वापस ला सकते हैं, यानी वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एक ग्लासेस वाला साइंटिस्ट आता है जो कि टोनी से कहता है कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा एडवांस टूल यूज होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। दरअसल वो टोनी से काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन टोनी उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि टोनी को एक मेंटल इशू हो गया था, उसी वजह से जब आयरन आर्मी ने पूरे सिटी पर अटैक्स किए थे और टोनी उन्हें शुरू में बचा नहीं पा रहा था, उसे वो
फ्लैशबैक बार बार आते थे और इसी को लेके वो काफी सैड और बुरा फील किया करता था। लेकिन उसका दोस्त उसे हौसला देता है। आयरन मैन सोचता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा से अटैक कर दिया तो मैं क्या करूंगा। इसके लिए वो आयरन मैन की पूरी टीम बना देता है और वो उस टीम का नाम रखता है आयरन लीजन। अब हमें पता चलता है कि पूरी कंट्री में दोबारा से अटैक्स हो रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मैंडरिन नाम का एक आदमी करवा रहा है। टोनी यानी आयरन मैन का एक बॉडीगार्ड भी उसी कंट्री में होता है जो कि उन अटैक्स की वजह से शदीद जख्मी हो चुका था। टोनी उससे बहुत प्यार करता था इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगर ये अटैक्स ना रोके गए तो मैं उस मैंडरिन के साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। लेकिन लगता है ये बात उसकी मैंडरिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जनाब टोनी के घर पर ही अटैक करवा देता है जिससे टोनी यानी आयरन मैन का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उस वक्त टोनी के साथ वही लड़की भी थी जिसने वो वायरस बनाया था जो कि डिसेबल लोगों को ठीक कर सकता था। आयरन मैन अपना ड्रेस पहनता है और उस लड़की को बचाकर वहां से ले जाता है। लेकिन आयरन मैन के सूट में एक एरर आ जाता है। जिस जगह उसने लैंड करना था वो वहां पर नहीं जाता बल्कि किसी ऐसी जगह में गिर जाता है जहां पर स्नो फॉलिंग हो रही होती है। लेकिन स्टिल होप यानी उम्मीद अभी भी बाकी थी क्योंकि उस सूट में पावर जो बाकी थी वो चाहता तो उस जगह पर वापस जा सकता था जहां पर उसको जाना था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया काफी सैड होती है क्योंकि उनको ये लग रहा था कि टोनी मारा जा चुका है उस अटैक में जो कि उसके घर पर हुआ, क्योंकि उसके बाद टोनी किसी को दिखाई जो नहीं दिया। आयरन मैन जिस विलेज में गिरा था वहां पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वो उससे कई बातें करने लगता है क्योंकि वो बच्चा उसको काफी इनोसेंट लगता है। टोनी देखता है कि वो विलेज भी तबाह हो चुका है और सेम उसी तरीके से ये तबाह हुआ है जिस तरीके से टोनी के घर पर अटैक किया गया। तो वो समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे मैंडरिन का ही हाथ है। अब वो इस सारे केस पर रिसर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि ये एक्सप्लोजन्स किसी वेपन के जरिए नहीं हुए बल्कि ये उन सोल्जर्स ने किए हैं जो कि सुपर पावर्स रखते हैं। टोनी सबसे मैंडरिन की लोकेशन के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। सरप्राइजिंगली वो बच्चा उसे मैंडरिन की लोकेशन तक पहुंचा देता है। विलेज में टोनी ने कुछ वेपन्स भी तैयार कर रखे थे जो वो अपने साथ लेकर यहाँ आया था। वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैंडरिन तो था ही नहीं, वो ड्रामा कर रहा था कि जैसे वो वहाँ पर हो। वहाँ पर सिर्फ एक आदमी था कि जो उस जगह की वीडियोस बनाकर पब्लिश किया करता था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि वही ऐनक वाला साइंटिस्ट टोनी से मिलता है और दरअसल ना तो उसको ऐनक लगी थी और ना ही वो उसका गेटअप था, वो भी उसका फेक गेटअप था। वो टोनी को बताता है कि मैंने वही वायरस यूज करके खुद की डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया है और अब मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। वो साइंटिस्ट टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त यानी तुम्हारी सेक्रेटरी को भी किडनैप कर रखा है। वो उसे उसका विजन दिखाता है कि ये देखो ये अब मेरे कब्जे में है। वो दरअसल कहीं और पर किडनैप हुई भी होती है और ये सिर्फ उसकी इमेज होती है, एक होलोग्राम। अब वो लड़की जिसने वायरस तैयार किया था वो कई सालों से साइंटिस्ट के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये टोनी से भी मिलने गई थी तो वो उस लड़की को वहीं पर शूट कर देता है। हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करता था जिसकी वजह से उसकी लोकेशन कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता था। वहाँ पर वॉर मशीन भी होती है जो कि टोनी का फ्रेंड चला रहा होता है, यानी वही आयरन सूट जो वो लेकर भागा था। लेकिन अब उस ड्रेस का नाम चेंज कर दिया गया था और ये उसी साइंटिस्ट ने किया था। दरअसल वो टोनी को ये बताना नहीं चाहता था कि ये वही ड्रेस है। वो उस ड्रेस को यानी वॉर मशीन को अपने पास ले आता है, लेकिन टोनी भी काफी पावरफुल था। वो वहाँ से जान छुड़ाकर भाग चुका था क्योंकि उसे मैंडरिन की लोकेशन का पता लगाना था। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि वो साइंटिस्ट वो एडवांस ड्रेस चुराकर यूएस के प्रेसिडेंट को मारना चाहता है और इसके लिए उसे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। और इसी पर्पस के लिए वो साइंटिस्ट वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो प्रेसिडेंट होते हैं जो कि किसी और कंट्री जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उसे किडनैप कर लेता है और अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है जहाँ पर कोई नहीं पहुंच सकता था। लेकिन टोनी वहाँ पर पहुंच ही जाता है क्योंकि उसकी हेल्प की थी उस छोटे बच्चे ने और टोनी था भी बहुत टैलेंटेड। टोनी वहाँ पर जाकर सारे बाकी पैसेंजर्स को भी बचा लेता है, लेकिन जब बारी आती है प्रेसिडेंट को बचाने की तो इतनी ही देर में वो साइंटिस्ट उसे लेकर वहाँ से जा चुका होता है और वो नाकाम रह जाता है प्रेसिडेंट को बचाने में। लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है कि साइंटिस्ट की सीक्रेट लोकेशन क्या थी। ये समंदर के पास एक खुफिया जगह थी और ये प्रेसिडेंट को यहाँ पर पता है क्यों लाया था, क्योंकि ये उनकी डेथ पूरे सोशल मीडिया के सामने लाइव दिखाना चाहता था जिससे इसको पॉपुलैरिटी मिलती यानी ये मशहूर हो जाता और लोग इससे डरने लगते। और प्रेसिडेंट को पकड़ना इतना आसान नहीं हुआ था, बल्कि प्रेसिडेंट के नीचे जो बंदा होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट, उसने जेलसी में आकर प्रेसिडेंट की किडनैपिंग में उस साइंटिस्ट की हेल्प की थी। उसने ये लालच में भी किया था क्योंकि उसकी एक डिसेबल बेटी थी जिसको उस साइंटिस्ट ने वही वायरस देकर ठीक कर दिया था।
अब हम देखते हैं कि टोनी और उसका ब्लैक फ्रेंड उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट होता है, यानी समंदर के पास वाली खुफिया जगह में। टोनी अपने दोस्त को कहता है कि मैं अपनी असिस्टेंट यानी सीईओ को बचाऊंगा और तुम जाकर प्रेसिडेंट को बचाना। फिर हम देखते हैं कि आयरन मैन उस आदमी के सामने पहुंच चुका है, यानी उस साइंटिस्ट के सामने। उन दोनों में काफी फाइट होती है, दोनों ने ड्रेसेस पहन रखे थे। और दूसरी तरफ वो ब्लैक फ्रेंड भी प्रेसिडेंट को बचा देता है और उन्हें भी आयरन ड्रेस पहनाकर सेव कर लेता है और कहता है आप यहाँ से चले जाएं अभी के लिए। आयरन मैन भी उस सीईओ को यानी अपनी दोस्त को बचा लेता है, लेकिन बचाते बचाते वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी होती है। टोनी यानी आयरन मैन डर जाता है कि ये तो जल जाएगी अब, लेकिन एक मजे की बात ये थी कि उस साइंटिस्ट ने इसके अंदर भी वो वायरस इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से उसे आग से कुछ नहीं होता और वो ठीक हो जाती है। ये तो इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया था। अब हम देखते हैं कि टोनी यानी आयरन मैन जाता है उसी साइंटिस्ट के पास। उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है, लेकिन जब वो देखता है कि इस पर ना तो मेरी आर्मी का कोई असर हो रहा है ना तो मेरे अटैक्स का, तो उसके पास एक आइडिया आता है। वो अपना ड्रेस उतारता है और उसे साइंटिस्ट को पहना देता है। और उस ड्रेस में एक खास बात ये थी कि वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता था और टोनी भी ऐसा ही करता है, वो ड्रेस ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो साइंटिस्ट बहुत चालाक था, उसने भी वो वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। बस इतना है कि वो जल चुका था, लेकिन स्टिल उसमें अभी भी पावर थी काफी ज्यादा। और तभी वहां पर वो सीईओ भी आती है और वो साइंटिस्ट को पूरी तरह से मार देती है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। फिर वो सीईओ आती है टोनी के पास, वो दोनों गले लगते हैं और कन्फेस करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उधर टोनी अपनी बाकी आयरन आर्मी को भी ऑर्डर देता है कि खुद को ब्लास्ट कर लो और ऐसा ही होता है। आसमान में लग रहा होता है जैसे फायरवर्क्स चल रहे हों। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये भी देखते हैं कि पुलिस ने नकली मैंडरिन और उस वाइस प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट कर लिया है। फिर हम देखते हैं क्योंकि टोनी यानी आयरन मैन काफी मशहूर हो चुका था, तो दुनिया के बड़े बड़े सर्जन्स उसका ऑपरेशन करते हैं। उसमें जो मेटल के पीसीस होते हैं वो उसको निकाल देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी, यानी ना उसे किसी टूल की जरूरत थी, ना उसे किसी कोर की, ना ही ड्रेस की जरूरत थी उसे जिंदा रखने के लिए। वो उस टूल को पानी में फेंक देता है और उसके दोस्त यानी सीईओ को भी ठीक कर दिया जाता है। यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जेन फोस्टर को देखते हैं, उसके साथ उसके प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट भी होती है। वो लोग खुले आसमान के नीचे कोई रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आसमान से कोई लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है और उसमें से एक आदमी बाहर आकर गिरता है जिसने कपड़े तक नहीं पहने होते और प्रोफेसर उनको कुछ कपड़े पहनाता है। अब यहाँ से स्टोरी आती है पास्ट में और हमें मिड कार्ड का सीन दिखाया जाता है। ऐसा किंगडम और ऐसी दुनिया जो कि जमीन से ऊपर है उसे एस्गार्ड कहते हैं और मिडगार्ड उससे नीचे वाली दुनिया यानी जमीन को कहते हैं। वहाँ पर कुछ फ्रोस्ट जायंट का अटैक होता है क्योंकि वो मिडगार्ड पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर एस्गार्ड से एक किंग आता है जिसका नाम किंग ओडिन होता है और उन सब जायंट से लड़कर उन्हें हरा देता है। इन जायंट्स के लीडर का नाम लोफी होता है और किंग ओडिन लोफी को पूरी तरह से हरा देता है और उसके पास एक खतरनाक वेपन भी होता है जिसे किंग ओडिन अपने पास रख लेता है। इनफैक्ट ये वेपन किसी भी लीडर की ताकत हुआ करता है और हर किंगडम के पास उसका अलग वेपन होता है। इस वेपन की खासियत ये थी कि किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था। अब किंग ओडिन उस वेपन को अपने साथ ऊपर एस्गार्ड में ले आते हैं। इसी ओडिन अब कैसल में पहुंचते हैं तो हम उनके दो बेटों को देखते हैं, एक का नाम थोर होता है और एक का नाम लोकी। किंग ओडिन अपने बच्चों से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक चैम्बर में लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैंने वेपन्स की कलेक्शन कर रखी है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर म्योनीर भी होता है, यानी मूवी के आगे जाके जो थोर का हैमर बनेगा। साथ ही साथ वहाँ पर कॉस्मिक क्यूब भी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं, थोर और लोकी बड़े हो चुके होते हैं और आज वो दिन होता है जब किंग ओडिन ने थोर को किंग बनाना होता है। वहाँ पर सब लोग आए होते हैं, लेकिन इससे पहले कि किंग ओडिन ये अनाउंस करते कि थोर अब यहाँ का किंग होगा, इससे पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर फोर्स जायंट्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो अपने वेपन को वापस लेने आए होते हैं। किंग अपने खास सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है इनको खत्म कर दो। उसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है और डिस्ट्रॉयर जल्द ही उनको
खत्म कर देता है। अब किंग, थोर और लोकी उस चैम्बर की तरफ जाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं उनका वेपन चोरी तो नहीं हो गया, लेकिन वो वेपन लकीली वहीं पर होता है। अब थोर अपने फादर से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा, तो उसके फादर उसे मना करते हैं कि वेपन को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम्हारा वहाँ पे जाना फजूल है। तो थोर कहता है मैं वहाँ पर जाऊंगा ताकि वो लोग यहाँ पर वापस दोबारा ना आ सके। फिर थोर अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोफी के किंगडम पर अटैक करेंगे। अब उसके साथी मान जाते हैं और वो सब उस तरफ निकल पड़ते हैं। उस रास्ते पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि किंग ऑडिन का खास आदमी होता है। वो बाइफ्रोस्ट ब्रिज को गार्ड किया करता था। ये वही रास्ता होता है जहाँ से इन लोगों ने लोफी के किंगडम तक पहुँचना था। अब इस सिक्योरिटी गार्ड के पास एक स्वर्ड होती है जिससे ये रास्ता खुलना था, और इसी स्वर्ड का यूज होते हुए उनके लिए उस किंगडम में जाना पॉसिबल हो जाता है। जब थोर वहाँ पर जाता है तो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है, तो वो ऊंची से चिल्लाता है, कहाँ हो तुम सब? क्या मेरे आने से डर चुके हो? बाहर आओ और मेरा सामना करो। तभी उनके सामने लोफी आता है और वो कहता है कोई नहीं डरा, बल्कि अब तुम लोग डरने वाले हो, तुम लोगों ने यहाँ आके गलती की है। तभी थोर का भाई लोकी सामने आता है और लोफी से कहता है कि हमें माफ कर दे, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो लोफी कहता है अब नहीं। इसी के साथ फ्रॉस्ट जायंट्स उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उन सबको मारने लगता है और यहाँ पे काफी बड़ी फाइट छिड़ जाती है। तभी एक फ्रॉस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ भी उन जैसा हो जाता है जैसे लोकी उन्हीं में से हो। सब लोग जीतने ही वाले होते हैं कि तभी लोफी के किंगडम से एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन थोर उसके मुंह के अंदर जाके उसकी बॉडी को चीरता हुआ बाहर आता है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन इस चीज का गुस्सा लोफी के किंगडम वालों को बहुत ज्यादा आता है। वो थोर को और उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किंग ऑडिन आ जाता है और थोर बहुत करेज से कहता है कि लोफी अब तुम क्या करोगे? मेरे फादर भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ये क्या, जो थोर को लग रहा था ऐसा नहीं था। किंग ऑडिन वहाँ पर लोफी से माफी मांगने आए थे ताकि ज्यादा इशू न बन जाए और वो सेफली अपने बेटों को और टीम को यहाँ से ले जाए। वो लोफी से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन लोफी कहता है गलती गलती की सजा मौत है, और अगर एक बार तुम लोग यहाँ पर अटैक की नियत से आ गए तो वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन जब किंग ऑडिन ये देखता है कि इससे काम नहीं चल रहा तो वो अपना मैजिक यूज करते हैं और अपनी टीम को वापस एस्कार्ट ले आते हैं। लेकिन एस्कार्ट वापस आते ही थोर का बिहेवियर काफी बुरा हो जाता है और वो अपने फादर किंग ऑडिन से कहता है आप अगर मदद नहीं कर सकते थे तो वहाँ पर क्यों आए? मैं अच्छा खास साउंड को हराने वाला था, आपने उनसे माफी क्यों मांगी? वो इस काबिल नहीं है। तो किंग ऑडिन थोर से कहते हैं कि तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो थोर कहता है और क्या करूं, आप मुझे लड़ने देते। किंग ऑडिन कहते हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे। वो उससे उसका ड्रेस और पावर छीन लेते हैं, इवन उसका हैमर भी, और अब थोर को फेंक दिया जाता है मिड कार्ड यानी जमीन की तरफ, इस कार्ड से बहुत नीचे, और साथ ही साथ उसके हैमर को भी जमीन में फेंक दिया जाता है जो कि किसी और तरफ गिरता है। अब किंग ऑडिन कहते हैं कि हैमर मैंने जहाँ पर फेंका ये वहीं पर गिरा रहेगा और इसको वही उठा सकेगा जो इसको डिजर्व करता होगा, इसे उठाने के काबिल होगा। और थोर तुम तब तक इसको हासिल नहीं कर सकोगे जब तक इसके लिए डिजर्विंग न बन जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थोर एक हॉस्पिटल में है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसके आसपास डॉक्टर्स, जेन फॉस्टर, प्रोफेसर और वही असिस्टेंट है। तो वो काफी हड़बड़ा जाता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ। उन सबको पीछे करता हुआ और मारता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है उसी म्योनिर का जो कि थोर का हैमर होता है। वो किसी सिटी में गिरा था और जहाँ पर वो गिरा था वो जगह कुछ तबाह सी हो गई थी। उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली थी शील्ड ने। अब उसका एक एजेंट वहाँ पर आता है। वो इस हैमर को लेके काफी इंटरेस्टेड लग रहा था और वो इस पे रिसर्च भी करना चाहता था। अब उसे बताया जाता है कि एक लड़की है जेन फॉस्टर जो कि रिसर्च करती है और क्या पता उसे इस हैमर के बारे में भी पता हो। तो वो एजेंट सीधा जेन फॉस्टर के घर जाता है। जेन फॉस्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसकी बुक को वहाँ से ले आता है जिसके अंदर उसने सारी रिसर्च लिख रखी थी। अब उधर थोर को भी पता चल चुका होता है कि उसका हैमर कहाँ पर है, क्योंकि ये हैमर की गिरने वाली बात हर तरफ फैल चुकी थी। तो हॉस्पिटल से बाहर आते ही लोगों से पूछने लगता है कि मुझे घोड़ा कहाँ से मिलेगा। तो लोग हंसने लगते हैं कि घोड़ा इस जमाने में यहाँ कोई घोड़ा नहीं है। तभी आती है वहाँ पर चेन और थोर से कहती है आओ मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो तुम, मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी वहाँ जाना है, लेकिन प्लीज अपनी जुबान बंद रखना। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि थोर के हैमर को काफी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। थोर अंदर जाता
आता है सब सिक्योरिटी गार्ड्स और आदमियों को मारता हुआ, क्योंकि इन लोगों ने उसके अपने हथौड़े यानी हैमर पर कब्जा कर रखा था। आखिरकार थोर उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर हैमर होता है। उसे खुशी से उठाने लगता है, लेकिन ये क्या, उससे हैमर उठाया ही नहीं जाता। थोर को बहुत दुख होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। इतनी देर में शील्ड के एजेंट्स आ जाते हैं और वो थोर को जेल में बंद कर देते हैं। थोर देखता है कि वहाँ पर लोकी भी है। लोकी उसके पास आता है और उससे कहता है, थोर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से फादर की डेथ हो चुकी है, किंग ऑर्डिन मर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारा गम ले लिया था। तो थोर को काफी दुख होता है और उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि उसने अपने फादर से बदतमीजी क्यों की, और वो इसी सोच में गुम हो जाता है। अब रात को जेन के साथ जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर आता है और जेल वालों को थोर का नकली आईडी कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं कि इससे गलती हो गई, इसे नहीं पता था कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप इसे मेरे साथ भेज दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ से निकलते ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहिब अपने होश खो बैठते हैं तो थोर उन्हें इन फॉस्टर के घर ले आता है और अब वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं जबकि प्रोफेसर रेस्ट कर रहे होते हैं। अब जेन थोर से पूछती है, तो चलो अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो? तो थोर कहता है कि मैं एक किंग का बेटा हूँ, हम लोग किंगडम पर राज करते हैं। तो जेन कहती है, तुम भी कमाल करते हो, कैसी बातें कर रहे हो? तो थोर कहता है, लाओ मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और थोर पूरी एक डायग्राम बनाता है जिसमें वो नो के नो किंगडम्स होते हैं। तो जेन को बताता है कि जिस अर्थ पर तुम रह रही हो इसे मिडगार्ड कहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ उसे एस्गार्ड कहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एस्गार्ड की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने झूठ बोला था कि किंग ऑर्डिन की डेथ हो चुकी है। वो तो अभी जिंदा होते हैं लेकिन अभी भी होशी की हालत में होते हैं और लोकी उनके पास ही बैठा होता है। वहाँ पर लोकी के जहन में ये सोच चल रही होती है कि वो किंग ऑर्डिन को ही मरवा देगा, क्योंकि वो चाहता है कि उनका बेटा और किंग बने, और लोकी क्योंकि उनका असली बेटा नहीं होता इसीलिए वो लोकी को किंग नहीं बनाना चाहते। लोकी प्लान कर रहा होता है कि वो किंग को मरवा देगा और खुद यहाँ पर रूल करेगा, क्योंकि थोर तो पहले ही जमीन पर है। वो वहाँ से उस चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो फ्रीजिंग गैजेट होता है यानी लोफी का वेपन, और उसको लेकर अब वो पहुंच जाता है पाथवे पर जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड उस रास्ते को गार्ड कर रहा होता है। वो लोकी को मना करता है कि सॉरी मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। तो लोकी कहता है, अच्छा वो ये लो। इसी के साथ ही वो उस वेपन का यूज करते हुए इस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को जमा देता है। उसकी स्वर्ड लेकर पहुंच जाता है उसी किंगडम में यानी लोफी के इलाके। वो वहां जाके लोफी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम किंग ऑर्डिन को मार डालोगे, जैसे ही तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन लौटा दूंगी, इस तरह से तुम्हारे पास भी तुम्हारी पावर्स आ जाएंगी और मैं भी किंग बन जाऊंगा। तो लोफी कहता है, डील तो अच्छी है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। लोकी वहाँ से वापस आ जाता है तो उसे थोर के दोस्त रोक लेते हैं और कहते हैं कि कितनी शैतानी सोच है तुम्हारी, तुम जो भी कर रहे हो हमें वो पता है। तो लोकी उनको खामोश करवा देता है ये कह के कि जल्द ही मैं तुम लोगों का किंग बनने वाला हूँ, इसलिए खामोश ही रहो तो बेहतर है। लेकिन थोर के साथी भी उसकी तरह ब्रेव होते हैं। वो जाते हैं मिडगार्ड थोर को सब कुछ बताने के लिए। वो थोर को बताते हैं कि लोकी असल में चाह क्या रहा है, उसने ये सारा सीन क्रिएट किया है ताकि वो किंग बन सके। तो थोर को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। इस बात की खबर लोकी को भी हो जाती तो वो बादशाह के खास सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो कि मेटल से बना होता है, डिस्ट्रॉयर। अब लोकी उसे कहता है कि जमीन पर जाओ और थोर और उसके साथियों को मार डालो। तो डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मानते हुए मिडगार्ड पर जाता है। वो थोर के साथियों के सामने जाके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी थोर सामने आ जाता है और वो कहता है, डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो। डिस्ट्रॉयर को क्या फर्क पड़ना था, थोर को हिट करता है और थोर दूर जाके गिरता है, क्योंकि ना उसके पास उसका ड्रेस था ना ही उसका हैमर, तो उसके पास पावर्स कहाँ से आएंगी। वो काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन यहाँ भी होता है एक मिरेकल। याद है किंग ऑर्डिन ने क्या कहा था कि जब तक थोर इस काबिल नहीं हो जाता कि वो हैमर को डिजर्व कर सके तब तक हैमर उसके पास नहीं आ सकता। तो सुने, थोर ने ऐसा काम कर दिया था कि वो हैमर को डिजर्व करता था। उसने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी और खुद चोट खाई थी। अब उसके पास उसका ड्रेस और उसका हैमर वापिस आ चुका था और अब बहुत पावरफुल फील कर रहा था। थोर वहाँ पर डिस्ट्रॉयर को अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है। थोर अपनी टीम को लेता हुआ वापस ऊपर जाता। अब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जिसे लोकी ने जमा दिया होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो पाथवे थोर के लिए खोल देता है। लेकिन एस्गार्ड खुलने की वजह से लोफी के किंगडम के लोग भी उधर आने लगते हैं। अब लोफी वहाँ पर आकर किंग ऑर्डिन पर
अटैक करने वाला होता है, जैसा उसे करने के लिए लोकी ने कहा था। लेकिन लोकी यहाँ पर चाल चलता है और वो खुद ही लोफी को मार डालता है अपने फादर की आंखों के सामने, ताकि वो अपने फादर यानी किंग ऑडिन को इम्प्रेस कर सके कि इसने अपने फादर की जान बचाई है। यहाँ से लोकी सीधा बढ़ता है बाइफ्रोस्ट ब्रिज की तरफ और उसे एक्टिवेट करके उसमें से कोई खतरनाक बीम निकालने वाला होता है, ताकि ये सारी जगह तबाह हो जाए और लोकी खुद अपने किंगडम पर राज कर सके और उसे रोकने वाला कोई भी यहाँ तक ना सके। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थोर और उसे रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। थोर लोकी से कहता है तो तुम पास नहीं आओगे? तो लोकी कहता है नहीं, इसमें से मैं बीम्स निकाल नहीं वाला हूँ। तो थोर कहता है अच्छा ठीक है। थोर अपना हैमर उस ब्रिज के ऊपर दे मारता है, जिससे वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी ये देख के हैरान रह जाता है, लेकिन ब्रिज टूटने की वजह से वो दोनों ब्रिज से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किंग ऑडिन आते हैं, जो कि थोर का हाथ थाम लेते हैं ताकि वो नीचे न गिरे। लोकी ने थोर का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो इस काबिल नहीं था कि कभी भी अपने फादर को इम्प्रेस कर सके, तो वो अपना हाथ थोर से खुद ही छुड़वा लेता है। अब हर तरफ ये बात फैल जाती है कि लोकी ब्रिज से गिरकर मारा गया। अब किंग ऑडिन आते हैं थोर के पास और उससे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने किंग बने। तो थोर अपने फादर से कहता है नहीं, मुझे अभी बड़े बड़े काम करने हैं और आप जैसा बनना है। जब मैं वाकई इस काबिल हो गया तब आप मुझे किंग बना दीजिएगा। अब इस पार्ट के एंड में हम देखते हैं कि लोकी मरा नहीं होता, बल्कि वो पार्ट 2 में जिंदा होकर जरूर आएगा। इसी के साथ ये पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 2 के शुरू होते ही फर्स्ट के सीन को दिखाते हुए, जहाँ पर हमें किंग ऑडिन के फादर दिखाए जाते हैं। वो उनका दौर चल रहा था और उस वक्त उनका दुश्मन था मेलिकट। उसके पास भी एक वेपन हुआ करता था जो उसकी ताकत था। मेलिकट चाहता था कि वो पूरे 9 किंगडम्स पर अटैक करके उन पर कब्जा कर ले, लेकिन किंग ऑडिन के फादर ऐसा होने नहीं दे सकते थे। तो वो मेलिकट और उसके साथियों को हरा के वहाँ से दूर भेज देते हैं और वो मेलिकट से उसका वेपन लेके जमीन की गहराइयों में दफना देते हैं। अब जब मेलिकट को रियलाइज होता है कि उससे उसका वेपन ले लिया गया है और उसके मुकाबले में कोई आम इंसान नहीं खड़ा बल्कि द ग्रेट किंग है, तो वो अपने खास साथी को बुलाता है और कहता है कि अभी हमारे लिए गहरी नींद लेना बेहतर है और जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम खुद ही लौट आएंगे और अपना वेपन भी वापस हासिल कर लेंगे। मेलिकट और उसका अजीब और गरीब साथी गहरी नींद में सो जाते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट की तरफ। मेलिकट अभी तक सोया होता है। खैर ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर हम बात करें एस्गार्ड की, तो वहाँ पर सबको पता चल चुका होता है कि लोकी ने अपने फादर को धोखा देने की कोशिश की थी कि नजरों में अच्छा बनने के लिए। अब वो पकड़ा जा चुका होता है क्योंकि वो मरा नहीं था, जिंदा था और थोर उसे पकड़ कर किंग ऑडिन के पास ला रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम थोर को काफी शानदार लड़ाई करता हुआ देखते हैं और ये लड़ाइयाँ वो अपने किंगडम को बचाने के लिए किया करता था और उन लोगों के लिए जो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे और इतने ताकतवर नहीं थे। वो सब थोर से मदद मांगा करते थे और ये थोर की अच्छाई थी कि वो उनकी मदद कर भी दिया करता था। फिर थोर जाता है अपने फादर के पास और उनसे बातें करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाइफ्रोस्ट ब्रिज दोबारा से रिपेयर हो चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक से काम भी करने लगा है। अब किंग ऑडिन थोर को बताते हैं कि बेटा जल्दी वो वक्त आने वाला है जब 9 के 9 किंगडम्स एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे और जैसे वो इकट्ठे होंगे एक पोर्टल खुल जाएगा और मेलिकट ने कहा था जब ऐसा टाइम आएगा तो वो भी लौट आएगा, तो तुम्हें होशियार रहना होगा। उधर जमीन पर हम जेन फॉस्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि क्या ऐसे पोर्टल्स वाकई होते हैं। तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक अबेंडन बिल्डिंग है। हमें सस्पेंस होने लगता है कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं जाता। चलो हम चलते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना इनकी गलती होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे पोर्टल्स थे कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जाए, चाहे वो इंसान हो, वो गायब हो जाता था, दुनिया के किसी दूसरे कोने में गिर जाता था। और जब जेन ऐसे पोर्टल को देख रही होती है तो वो भी पोर्टल के अंदर गिर जाती है और पता है वो कहाँ पहुँचती है, जमीन की उसी गहराई में जहाँ पर किंग ऑडिन के फादर ने मेलिकट का वेपन छुपा रखा था। जैसे ही वो उस जगह पर हिट करती है, उस वेपन की सारी ताकतें जेन फोस्टर के अंदर आ जाती हैं और इस बात का पता उसी सिक्योरिटी गार्ड को भी चल जाता है जो कि बाइफ्रोस्ट ब्रिज की हिफाजत किया करता था। वो थोर को जाकर बताता है कि आपने मुझे कहा था कि मैं जेन फोस्टर पर नजर रखूं, लेकिन वो मुझे दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आ रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो थोर उससे कहता है मुझे फौरन से जमीन यानी मिडगार्ड पर भेजो, मैं जाकर देखता हूँ। अब थोर आ चुका था मिडगार्ड पर, लेकिन जेन तब तक वहाँ पर पहुंच चुकी होती है, यानी जमीन पर वापिस आ चुकी
भी होती है। वो जब थोर को देखती है तो उसे स्लैप करती है। तुम इस होलिये में यहाँ पर आ गई हो, कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या कहेगा। लेकिन काम उल्टा ही पड़ जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है और चेन को ही पकड़ के कहती है, लेडी आपने इसे स्लैप क्यों किया है। लेकिन पुलिस का चेन को हाथ लगाना पड़ता है महंगा, क्योंकि चेन में से काफी इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती हैं, जिससे पुलिस ऑफिसर दूर जाकर गिरता है। ये देख के थोर को पता चल चुका था कि उसकी दोस्त के अंदर ये एबिलिटीज आ चुकी हैं, मेलिकेट के उसी वेपन की पावर्स। तो वो उसे अपने साथ एस्कॉर्ट ले आता है। किंग ऑडिन भी जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि चेन के अंदर ये पावर्स हैं जो कि अच्छी नहीं है। वो बताते हैं कि मेलिकेट अब जरूर लौटेगा, उसका वेपन अब चेन के साथ कनेक्टेड हो चुका है, तो चेन की जान को भी खतरा है, इसका ख्याल रखना। और ऐसा ही होता है। मेलिकेट अपनी नींद से जाग चुका होता है और अपने खास साथी से कहता है कि जाकर एस्कॉर्ट पर हमला कर दो, ताकि वो वेपन को मेलिकेट के पास वापस लेकर आ सके। उसके बाद मेलिकेट अपने असली रूप के साथ यहाँ आ सके। अब मेलिकेट को पता चलता है कि उसका वेपन जेन फॉस्टर के अंदर है, तो वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी जान लेकर अपना वेपन हासिल करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर थोर की मदर आ जाती है, जो कि जेन की जान बचा लेती है। लेकिन इस चक्कर में उनकी अपनी जान चली जाती है। उन्होंने जेन के लिए कुर्बानी दे दी थी। तभी वहाँ पर एस्कॉर्टियंस आ जाते हैं, जिनसे डर कर मेलिकेट और उसका साथी भाग जाते हैं, क्योंकि मेलिकेट अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था, उसके पास अपना वेपन जो नहीं था। जब थोर को पता चलता है कि मेलिकेट ने उसकी मदर को मार डाला है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। इतना गुस्सा कि वो मेलिकेट से बदला लेकर ही रहेगा। वो सीधा लोकी के पास जाता है और उसे भी बताता है कि मेलिकेट ने हमारी मदर को मार दिया है, तुम मेरे साथ चलो, हम उससे बदला लेंगे। लोकी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो एक साथ उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोर और लोकी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेलिकेट के सामने चेन भी है और वो उसे अपना वेपन निकालने की कोशिश कर रहा है, जिससे चेन की जान भी जा सकती थी। तो ये चीज थोर को काफी डरा देती है। लेकिन मेलिकेट जल्द ही चेन के अंदर से अपना वेपन निकाल लेता है। थोर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए इस वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। मेलिकेट के पास अब उसका वेपन आ चुका था और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मेलिकेट अपनी स्पेसशिप लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं उस दिन यहाँ पर जरूर आऊंगा जब सब किंगडम्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि मेलिकेट का वही खास साथी लोकी को काफी जख्मी कर देता है। यहाँ पर उसने थोर के लिए कुर्बानी दी होती है, सेक्रीफाइस किया होता है कि मेलिकेट का ये साथी उसे मार डाले और थोर यहाँ से चला जाए। अब चेन थोर को अपने साथ ले जाती है उसी पोर्टल के पास, जिससे वो वापस दुनिया में जा सकते थे। वहाँ पर वो प्रोफेसर और अपनी असिस्टेंट से मिलती है। वहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि अगर हम बिल्कुल सेंटर में चले जाएं, मेलिकेट को पूरे 9 किंगडम्स पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। अब ये सब लोग निकल पड़ते हैं उसी जगह पर जहाँ पर मेलिकेट आने वाला था। के पास काफी अच्छे और एडवांस वेपन्स भी होते हैं कि मेलिकेट का मुकाबला करने में कोई कसर बाकी न रहे। जल्दी वहाँ पर मेलिकेट भी आ जाता है और तभी वहाँ एक और पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से होते हुए थोर और मेलिकेट कहीं और आ जाते हैं। लेकिन थोर को तभी आइडिया आता है। वो मेलिकेट का अपना स्पेसशिप मंगवाता है और मेलिकेट पर दे मारता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मेलिकेट अब नहीं रहा था, जो बहुत बड़ा बन रहा था वो अब कहाँ गया। ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। फिर थोर अपने फादर किंग ऑडिन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि फादर, मैंने मेलिकेट को मार डाला है। किंग ऑडिन कहते हैं, थोर अब मैं तुम्हें किंग जरूर बनाऊंगा। थोर कहता है कि नहीं, मैं अभी भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि किंग ऑडिन की जगह लोकी होता है। इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोर का पार्ट 3, जिसका नाम है थोर रैग्नारोक। करते हैं मूवी का स्टार्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिकेट के वेपन से एक स्टोन निकालकर कहीं भिजवा दिया गया था और उसको ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो हेल्प पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ मिलता है फायर स्कल से। फायर स्कल उसे पकड़कर उसे लटका देता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। तो फायर स्कल कहता है, तुम मेरे अंदर जलती हुई आग देख रहे हो, ये इटर्नल फायर नहीं है, लेकिन जल्द ही वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर आ जाएगी, मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। याद रहे, मैं हर किंगडम पर कब्जा कर लूंगा। तुम क्या, तुम्हारा कोई किंगडम नहीं बचेगा। तो थोर उससे पूछता है, तुम्हें गरूर किस बात का है। तो फायर स्कल कहता है, ये मेरे सींग देख रहे हो, कितने खूबसूरत है, यही तो मुझे ताकत देते हैं। तो थोर कहता है, मैं अपनी ताकत दिखाऊं। इसी के साथ वो अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में उसका प्यारा हैमर आ जाता है। सच में वो हैमर थोर को बहुत प्यारा होता है। थोर अब फ्री हो जाता है और फायर स्कल के सामने जाता है। फायर स्कल अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है, जो कि फायर से ही बने होते हैं। थोर से लड़ाई करने लगते हैं और इनको बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है, जो कि थोर की जान लेना चाह रहा होता है। लेकिन तभी थोर को आइडिया आता है, कहता है कि मेरे अलावा मेरे हैमर को कोई नहीं उठा सकता। बस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर रख देता है ताकि उसके वजन से वो नीचे गिर जाए, और ऐसा ही होता है, ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर थोर बढ़ता है उसी फायर स्कल की तरफ, अपने हैमर का यूज करते हुए उसे भी खत्म कर डालता है।
और उसका स्कल भी खींच लेता है। थोर उसके सींग यानी उसका स्कल उठा लेता है और ऊपर की तरफ आवाज देता है कि पोर्टल खोल दो, यानी बायफ्रॉस्ट ब्रिज का दरवाजा। उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, लेकिन थोर आकर देखता है कि वहाँ पर पुराना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई और है। वहाँ पर वो ड्रैगन भी जो कि थोर के पीछे पड़ा होता है, थोर के साथ इस गार्ड के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। ड्रैगन का मुंह अंदर होता है और बॉडी बाहर। उसके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो नया सिक्योरिटी गार्ड थोर को बताता है कि उसे लोकी ने रखा है और पुराने सिक्योरिटी गार्ड को भी लोकी नहीं हटाया है। तो थोर कहता है ये क्या बात हुई। अब थोर अपने हैमर के साथ उड़ता हुआ किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर किसी टाइप का प्ले हो रहा होता है। वहाँ पर किंग ऑडिन बैठे होते हैं और जो उनके सामने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं वो असली लोकी या थोर नहीं होते। वहाँ पर सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। वहाँ लोगों को ये शो करवाया जा रहा था कि थोर नहीं बल्कि लोकी ज्यादा अच्छा है, बहुत ब्रेव और सुपर है। और कोई देख के काफी गुस्सा आता है और जब वो देखता है कि ये किंग ऑडिन नहीं है, उसे पता चल जाता है कि ये लोकी है, इसने किंग ऑडिन की शक्ल ले रखी है। तो किंग ऑडिन के पास जाता है जो कि असल में लोकी होता है और उससे कहता है कि फौरन से अपने असली रूप में आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोकी हो। लेकिन लोकी नहीं मानता। तो थोर कहता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अपना हैमर दूर फेंकता है तो वो वापस उसके हाथ में आ जाता है और अपना हैमर दोबारा फेंकता है और कहता है कि लोकी फिर तुम अपने असली रूप में वापस ना आए तो ये हैमर इस बार तुम्हारे मुंह पर आकर लगेगा। लोकी डरता हुआ अपने असली रूप में आ जाता है। सब लोग देख के काफी हैरान रह जाते हैं। तभी तो लोकी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे बताओ मेरे फादर कहाँ हैं? तुम उनका रूप लेके क्यों फिर रहे हो? कहीं तुमने तो उन्हें कहीं छुपा कर नहीं रखा? तो लोकी कहता है थोर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हम मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों किसी सिटी में आ जाते हैं। ये प्रेजेंट वर्ल्ड होती है। वहीं जमीन पर एक पोर्टल खुलता है तो लोकी उसके अंदर चला जाता है और थोर को वहाँ जमीन पर पड़ी हुई एक चिट मिलती है जिस पर कोई एड्रेस लिखा होता है और उसी को फॉलो करने लगता है। थोर जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज है। थोर उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन कर देते हैं जिसमें से लोकी गिरता है और वो इन दोनों को यानी थोर और लोकी को एक जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर वाकई में किंग ऑडिन होते हैं। जब किंग ऑडिन अपने बेटों को देखते हैं तो कहते हैं कि बस मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। तो थोर अपने फादर से कहता है आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है मैंने फायर स्कल को भी मार दिया है जो कि बातें कर रहा था कि वो रैग्नारोक बनेगा। तो किंग ऑडिन कहते हैं कि थोर तुमने उसे मार दिया, लेकिन क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो जिंदा होकर वापस आएगा और इसके लिए हमें होशियार रहना होगा। किंग ऑडिन ये भी कहते हैं मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है और उसका नाम है हेला। वो हेल से है। मैंने उसे कैद किया हुआ था लेकिन अब मेरे मरने का वक्त आ चुका है और वो मेरी कैद से आजाद हो जाएगी। तुम लोगों को उससे भी बचना होगा। इसी के साथ किंग ऑडिन गोल्डन डस्ट में बदल जाते हैं, वहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। यानी अब किंग ऑडिन भी नहीं रहे थे और इन दोनों को ही हेला से अकेले लड़ना था। और तभी वहाँ पर हेला आ जाती है जिसने ब्लैक ड्रेसिंग कर रखी होती है। वाकई उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी के साथ काफी सूट कर रहा था। वो थोर और लोकी से कहती है मेरे आगे झुक जाओ। तो लोकी कहता है हरगिज़ नहीं और थोर अपना हथौड़ा यानी हैमर उस चुड़ैल की तरफ फेंकता है, लेकिन हेला उसे फौरन से टुकड़े टुकड़े कर देती है। यानी उसमें इतनी खतरनाक पावर्स होती हैं। अब लोकी और थोर स्कार्ट वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे हेला भी आ जाती है और उन दोनों को पुश करते हुए उस रास्ते से हटा देती है। अब हेला खुद इस गार्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उसे वही नया सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है और उसके साथ दो लोग और भी होते हैं जिसे हेला फौरन से मार डालती है क्योंकि वो उसके आगे झुके नहीं थे। अब वो सीधा बढ़ने लगती है उसी नए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ। तो वो हेला से कहता है मुझे मत मारे, मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो हेला कहती है वाह तुम्हें तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सामने झुके, तुम्हें इसका फायदा भी होने वाला है वरना तुम मारे जाते। दूसरी तरफ हम थोर को देखते हैं जो कि हेला के पुश करने की वजह से किसी और प्लेनेट में जाकर गिरता है। वहाँ पर काफी ज्यादा स्क्रैप पड़ा होता है और तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है और उसमें से ढेर सारे एलियंस बाहर आते हैं। वो एलियंस आकर थोर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर भी उनसे बराबर लड़ रहा होता है। वो उनसे हाथों से ही फाइट कर रहा था क्योंकि जाहिर है उसके पास उसका हैमर जो नहीं था। लेकिन तभी उन एलियंस में से एक एलियन उसके ऊपर काफी मजबूत नेट डाल देता है। तभी वहाँ पर एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और उन सब एलियंस को मार देती है।
कि वो थोर को अपने साथ ले जाती है। अब वो लड़की थोर को इसी प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आती है जो कि यहाँ रूल किया करता था। वो थोर को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं। जो लड़की थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आई होती है उसका नाम उल्काई होता है। उसे ऐसा करने के पैसे मिलते हैं। वहाँ पे ग्रैंड मास्टर थोर को बताता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं रेसलिंग कॉम्पिटिशंस करवाता हूँ और मुझे तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, काफी ताकत है तुम में, तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। तो थोर कहता है नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस अपने किंगडम वापस जाना है, मुझे छोड़ दो तुम। तो ग्रैंड मास्टर कहता है तुम्हें छोड़ दूं। तभी थोर की नजर पड़ती है लोकी पर जो वहाँ पर ही होता है। तो थोर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये देखिए मेरा भाई भी यहाँ पर है, आप इसे क्यों नहीं उस कॉन्टेस्ट में रख लेते, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो लोकी कहता है नहीं नहीं, मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है जो भी है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, थोर मुझे तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम गॉड ऑफ थंडर हो। और फिर भी मना कर रहा होता है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है अच्छा चलो सुनो, अगर तुम मेरे लिए कॉन्टेस्ट लड़ते हो और इसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई स्पेसशिप दूंगा जिसमें तुम एस्गार्ड वापस जा सकोगे। तो थोर कहता है ओके ठीक है। थोर को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक रॉक मैन होता है। रॉक मैन थोर को बताता है कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, इसलिए अपने वेपन जरा आराम से चूज करना जो उसको हरा भी सके। तो थोर कहता है यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास अपना एक पर्सनल हैमर था जिससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी, अगर वो आज मेरे पास होता ना तो मैं उसको चुटकियों में हरा देता। वो दिन आ जाता है जब थोर का रेसलिंग कॉम्पिटिशन होता है। थोर के बाल भी काटे जाते हैं और उसे एक नया ड्रेस पहनाया जाता है। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे एस्गार्ड में तमाशा क्रिएट कर रही होती है। वो सब लोगों से फोर्सफुली कह रही होती है मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं झुक रहा होता। तभी उन लोगों में से थोर का फ्रेंड बाहर आता है और कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम हम पर रूल नहीं कर सकती हो। यहाँ पर थोर के दोस्त की टीम और हेला में लड़ाई होने लगती है जिसमें हेला जीत जाती है और वो वही के बाद सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर आती है जो उसके आगे झुक गया था। वो वहाँ पर उसे एक पिक्चर दिखाती है और कहती है ये 9 किंगडम्स हुआ करते थे, ओडिन और मैं यहाँ एक साथ अटैक करने आए लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर लिया और खुद यहाँ पर कब्जा करके किंग बन गया। वो लोग वहाँ से पहुँचते हैं उस चैम्बर में जहाँ पर तरह तरह के वेपन्स और यूनिक चीजें होती है। वहाँ हम कॉस्मिक क्यूब भी देखते हैं और साथ ही साथ इटर्नल फायर भी, जिसे देख के हेला बहुत खुश होती है और उसमें से थोड़ी सी फायर लेके मीन को तोड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है। वो उस जगह पर गई होती है जहाँ पर उसके साथियों को मार दिया गया था। वो आग को चारों तरफ फैला देती है और वहाँ पर सब मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। साथ ही साथ उसका एनिमल पेट भी जो कि एक ब्लैक वुल्फ होता है वो काफी जायंट और खतरनाक दिख रहा होता है। अब हेला उसे धोखेबाज सिक्योरिटी गार्ड को अपना साथी बना लेती है और सीधा बायफ्रॉस्ट ब्रिज की तरफ जाती है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे वो स्वर्ड तो है ही नहीं जिससे ये दरवाजा खुलता है और उसे पता है कौन ले गया था जिसकी ये तलवार थी। जी हाँ, वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड। वो अपने साथ बाकी बचे हुए गार्डियंस को भी ले गया था क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा होने वाला है। फिर हम वो सीन देखते हैं जब थोर की लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो वल्कैरी से मिलता है। उसके हाथ पर देखता है कि कोई निशान है और ऐसा निशान तो एस गार्डियन के फाइटर्स के हाथ पर होता है और उसे कहता है कि तुम तो अपनी बंदी हो, तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर क्यों लाई। उसे समझ आ जाता है कि वल्कैरी ने ये सब पैसों की खातिर किया। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और उसको बचाने के लिए कोई बात नहीं करती। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। थोर देखता है कि उसके ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि हल्क है, तो वो खुशी से चिल्लाता है वाह हल्क तुम, क्योंकि थोर और हल्क की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती होती है, लेकिन यहाँ पर हल्क उसे पहचानता ही नहीं। वक्त के साथ सब बदल जाता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। हल्क काफी जायंट होने की वजह से थोर को बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा होता है क्योंकि थोर के पास ना उसका हैमर होता है ना उसकी पावर्स, तो वो काफी हारने लगता है। तो काफी चोटें भी लगने लगती है। तभी वो बेहोश होने वाला होता है तो उसे उसके फादर यानी किंग ओडिन का विजन आता है और उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं। थोर भी अब उठ के हल्क को मारने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता। वो थोर को एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था वो हल्क को हरा दे क्योंकि हल्क सालों से जीता आ रहा था। अब हम देखते हैं कि थोर बेहोश होने के बाद जब उठता है तो देखता है कि वो हल्क के कमरे में ही है। वो हल्क से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। हल्क उसे बताता है जेट प्लेन के थ्रू। थोर भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स लगे होने की वजह से वो नहीं निकल पाता। तभी तो दोबारा आंखें बंद करता है तो उसे विजन में वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड आता है जो उसे अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि देखो इस गार्ड की हालत कितनी खराब है, हेला ने हर तरफ तबाही मचा दी है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वापस लौटना होगा। अब जब थोर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो हल्क के रूम में ही है। वो वहाँ से बाहर जाने की दोबारा से कोशिश करने लगता है और वल्कैरी से भी कहता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तो थोर खुद ही विंडो से जंप करता हुआ नीचे आ जाता है और जेट प्लेन की तरफ भागने की कोशिश करता है।
वो प्लेन के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी पीछे पीछे हल्क भी आ जाता है जो कि उसे पकड़ने आ रहा। लेकिन थोर वहाँ पर एक वीडियो प्ले करता है तो हल्क वो वीडियो देखकर इंसान बन जाता है, यानी ब्रूस। उधर ग्रैंड मास्टर को ये लग रहा होता है कि थोर उनके सबसे खास क्रिएचर को पकड़ के अपने साथ लेके आने फायदे के लिए। तो वल्करी और लोकी से कहते हैं कि थोर को मेरे पास पकड़ कर लाओ, चाहे उसे जिंदा लेकर आओ या मार कर लेकर आओ। अब लोकी और वल्करी बाहर आते हैं, लेकिन लोकी उस लड़की को बताता है कि मैं और थोर असली भाई हैं और मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ये दोनों भी एक टीम बन जाते हैं और थोर के पास जाते हैं। अब थोर, ब्रूस, वल्करी, लोकी और साथ कुछ और लोग से ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप चुराते हैं और एसगार्ड के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि एस गार्डियंस को तंग कर रही होती है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही होती है। उन सब लोगों से पूछती है कि मुझे बताओ वो स्वर्ड कहाँ पर है, वो सिक्योरिटी गार्ड इसे कहाँ लेकर गया। तो तभी उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि हम लोगों को मत मारो, मैं तुम्हें बता देता। तो हेला उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसके पीछे वो आई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर थोर का स्पेसशिप भी आ जाता है। वल्करी कहती है कि मैं हेला से लड़ूंगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से वही ब्लैक वुल्फ आ रहा होता है जो कि उन पर हमला करने वाला था। तो ब्रूस कहता है इसे मैं देख लूंगा। ऐसे नीचे जंप करता है तो गिर जाता है क्योंकि वो हल्क नहीं बना होता और वुल्फ उसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जल्दी पीछे से ब्रूस हल्क में बदल जाता है और उस ब्लैक वुल्फ से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ लोकी भी एक स्पेसशिप ले आया होता है और वो सारे एस्गार्डियन से कहता है कि आप सब इसके अंदर चले जाएं ताकि आप सेफ रहें। तभी हम उस दो के पास सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि हेला के साथ मिल गया था, लेकिन अब वो हेला के खिलाफ हो जाता है जब देखता है कि एस्गार्डियंस कितने इनोसेंट है और थोर कितनी मेहनत कर रहा है। वो हेला से ही लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेला थोर का गला दबा देती है और उससे काफी लड़ाई करती है। थोर यहाँ कमजोर पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका हैमर नहीं होता और हेला काफी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे अपने फादर दिखाई देते हैं और तभी उसमें थंडर की पावर्स आ जाती हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। बाहर आकर उस ब्रिज पे जोरदार पंच मारता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए, कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था फायर स्कल लौट कर आएगा। तो वो लोकी से कहता है जब तक फायर स्कल यहाँ नहीं आएगा ये सब खत्म नहीं हो सकेगा, तो फौरन से उसे इटर्नल फायर देकर यहाँ पर लाओ। अब लोकी चाहता है और उसके स्केलेटन को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे फायर स्कल दोबारा से जिंदा हो जाता है। वो यहाँ पर आ चुका होता है और हेला उसे देख के काफी डरने लगती है। वो आते ही अपनी तलवार एस गार्ड के अंदर घुसा देता है जिससे हेला भी मारी जाती है और इसकी वजह से एस गार्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और हर तरफ आग लग जाती है। हम थोर को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में एस गार्डियंस और अपनी टीम के साथ होता है। वो कहता है कि अब हम सेफली जमीन पर रहेंगे। तो एस गार्डियन उसे कहते हैं कि आप हमारे किंग हैं। यहाँ पर थोर फाइनली एस गार्डियंस का किंग बन जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थोर के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।